हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। इकोनॉमिक्स को हम यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं और इकोनॉमिक्स में बैंकिंग को समझ रहे हैं। जैसा कि हमने पब्लिक सेक्टर बैंक पूरा कंप्लीट कर लिया था। कितने भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, सरकारी बैंक जिनको कहते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक कितने हैं। इसके अलावा हमने प्राइवेट बैंकों को समझ लिया है। इसके अलावा हमने आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स को समझ लिया है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज के लेक्चर में हम समझेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसे बनते हैं, इसके लिए कितने कैपिटल की आवश्यकता होती है, पीएसएल की लिमिट कितनी रखी गई है और भारत में फिलहाल कितने हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, उन सब के लिस्ट कब बने, पहला कब बना और इनके हेडक्वार्टर कहां है, ये सब यहां पर समझने वाले हैं। ठीक है, कौन सी समिति के द्वारा इन्हें बनाया गया, सब चीज समझेंगे ए टू। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं जिसमें कि हमने पब्लिक सेक्टर के बारे में बात की थी, जिसमें कि हमने शुरुआत में बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में बात कर ली थी और बाकी हमने सब कुछ लगभग कवर कर लिया है पुराना सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हुए आज हम स्मॉल फाइनेंस बैंक को समझते हैं प्रॉपरली। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, इनका काम क्या है। देखिए, देश में बैंकिंग और विशेष रूप से आम आदमी की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष उद्देश्य के बैंक बनाए जाते हैं जिन्हें हम स्मॉल फाइनेंस बैंक कहते हैं। स्पेशल पर्पस बैंक कैटरिंग टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंट्री एंड स्पेसिफिकली टू द कॉमन मैन। जो आम आदमी है उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत बड़े बैंक नहीं होते, छोटे बैंक कम कैपिटल के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे छोटे कस्बों में ये बैंक बना दिए जाते। अगर आपने ग्रामीण क्षेत्र में ये कोई बैंक देखा है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये दरअसल ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी स्पेसिफिक बनाए जाते हैं, कम बजट में ये बैंक बनवा लिए जाते हैं। सेम उसी प्रकार काम करते हैं जैसे कि बाकी के बैंक हैं, लेकिन इनका सेटअप बहुत बड़ा नहीं होता है। छोटे मोटे सेटअप के, छोटे मोटे ब्रांचेस के ये बैंक होते हैं। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो एलिजिबिलिटी में कितने रुपए की आवश्यकता होती है ये समझना है हमें। तो देखिए, सबसे पहले इसके बारे में किसने बात की, तो याद रखेंगे इसके बारे में जिसने बात की उसका नाम है ऊषा थोराट। तो संबंधित कमिटी का नाम आपसे पूछ सकता है, ऊषा थोराट संबंधित कमिटी है जिसकी सिफारिश पर इन बैंकों को बनाया गया। मतलब कि इनका उद्देश्य था कि सरकार यदि ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करना चाहती है तो सरकार इनिशिएट लेती है, जिसमें 50% हिस्सेदारी गवर्नमेंट की होती थी और उसके बाद 15% राज्य की होती थी और स्पॉन्सर्ड बैंक उसमें 35% की हिस्सेदारी करता था। इस प्रकार ये जिम्मेदारी केवल और केवल सरकार की बनती है। लेकिन ऊषा थोराट ने अपना एक पक्ष रखा और कहा कि ये जिम्मेदारी जो सरकार की बनती है, क्या ये केवल सरकार की जिम्मेदारी है? निजी व्यक्ति भी अगर कोई बैंक खोलना चाहता है और वो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा खोलना चाहता है तो ऐसे में हमें ये चाहना चाहिए कि वो भी अपनी बैंक आसानी से खोल सके और उस पर हम बर्डन डाल देंगे। बर्डन ये रहेगा कि उसे ग्रामीण क्षेत्र में ही अपनी ब्रांचें ज्यादातर खोलनी होगी। साथ में जो लोन बांटेगा उस लोन का 75% हिस्सा उसे ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए देना होगा, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, जैसे इंफ्रा के लिए, जैसे एजुकेशन, एमएसएमई, वीकर सेक्शन, इन सभी क्षेत्रों में उसे देना होगा। बात समझ में आ रही है? तो यानी यहां पर गवर्नमेंट के साथ साथ अब निजी व्यक्ति भी इस फील्ड में पार्टिसिपेट करेंगे और ये सही भी है कि सरकार अपना काम करती है, निजी व्यक्ति कोई अपना प्रॉफिट भी कमाना चाहता है, साथ में देश की सेवा भी करना चाहता है, मतलब देश में इस सेक्टर को ग्रोथ करवाना चाहता है तो वो भी कर सकता है। उसी के तहत यहां पर जो मिनिमम कैपिटल रखी गई है वो केवल 300 करोड़ रुपए रखी गई है। यानी 300 कि अब आपको लग रहा होगा केवल 300 करोड़ रुपए, तो आपके और हमारे हिसाब से 300 करोड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन जब एक कोई बैंक बनाने वाला व्यक्ति होता है, जैसे कि भाई अंबानी, अडानी, इनकी बात करें तो इनके लिए 300 करोड़ रुपए बराबर 300 रुपए है। भाई हमारे 300 करोड़ और उनके 300 करोड़ बहुत फर्क होता है। हम उस तरीके से बता रहे हैं। आप इसको केवल शब्द को अगर ले रहे हो कि केवल, केवल का मतलब ओनली 300 करोड़ की जरूरत होती है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है हमारे अकॉर्डिंग, बट आपके अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग है, उन लोगों के अकॉर्डिंग नहीं है 300 करोड़। क्योंकि वहां पर आपने देखा ना, प्राइवेट बैंक जो बन रहे थे वो केवल 1000 करोड़ में बन रहे थे, उससे बहुत डिफरेंस है यहाँ पर। उसके हिसाब से काफी कम रकम है क्योंकि वहां 1000 करोड़ देने पड़ते थे प्राइवेट बैंक बनाने के लिए, बट यहाँ पर 300 करोड़ देने पड़ रहे हैं। आगे चल करके और भी बैंक बनेंगे जो केवल 100 करोड़ रुपए में बन जाए। ठीक है, केवल मतलब बहुत कम में बन जाती है। हम उसके हिसाब से बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से मत, उन लोगों के हिसाब से जो बड़े बड़े बिजनेस।
तो यहां पर ऊषा थोरट समिति की सिफारिश पर ये बैंकें बनाई गई हैं। उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के लिए हमें निजी व्यक्तियों को भी अवसर देना चाहिए और 300 करोड़ की कैपिटल के साथ ये बैंक बन जाती हैं। अगर बात करें एक्सपीरियंस की, तो यहां पर 10 साल का फाइनेंशियल एक्सपीरियंस चाहिए। 10 साल का फाइनेंशियल एक्सपीरियंस चाहिए, 10 साल का, ठीक है, फाइनेंशियल एक्सपीरियंस चाहिए 10 साल। याद रखेंगे 10 साल का फाइनेंशियल एक्सपीरियंस है। हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम उस एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं जो फाइनेंस के सेक्टर में काम कर रहा है। अगर उसने 10 साल तक काम कर लिया तो आगे भविष्य में चल करके वो हमने बताया था ना सेक्शन नंबर 22, उस सेक्शन नंबर 22 के तहत वो कोई बड़ा बैंक बन सकता है, प्राइवेट बैंक बन सकता है। तो उसमें 10 साल का एक्सपीरियंस यहां पर चाहिए, और अगर प्राइवेट बैंक बनाना है तो 15 साल का। कोई भी फाइनेंसर हमेशा कोशिश करता है कि वो बैंक बन सके। छोटे मोटे फाइनेंसर आपने मुथूट फाइनेंस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है ना, ये बहुत सारे फाइनेंसर्स के नाम सुने होंगे आपने। ये सभी आगे भविष्य में चल करके बैंक बनना जरूर चाहेंगे, इसलिए बैंक में अप्लाई करते हैं आरबीआई के पास। आरबीआई इसको सेक्शन 22 के तहत, कौन सा सेक्शन है वो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जो कि हमारी भारत की बैंकिंग में संविधान भी कहा जाता है। किसको, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को हम भारत के बैंकिंग सिस्टम में संविधान कहते हैं। उसकी धारा 22 में ऐसा प्रावधान है कि आरबीआई नए नए बैंकों को लाइसेंस देगा। 10 साल का एक्सपीरियंस हमारा इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक में चाहिए होता है। छोटे व्यक्तियों के लिए निजी व्यक्ति इसको खोल सकते हैं। अगर कहें कि भाई उसमें भी कोई स्पेसिफिक है क्या, तो देखिए 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, और अगर फाइनेंशियर की बात करें तो 10 साल का उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड होना चाहिए। ट्रैक रिकॉर्ड 5 साल का चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट्स 5 साल के लगेंगे, बट कंपनी पिछले 10 सालों से काम कर रही है। जैसे आप भी पिछले 10 साल से मान लीजिए कोई जॉब कर रहे हैं, उसके बाद नई जॉब में जाते हैं, तो एक्सपीरियंस तो मांग लिया 10 साल, लेकिन वो आपसे 3 महीने के पुराने बैंक स्टेटमेंट मांग लेता है, क्योंकि आपकी जो सैलरी है वो सैलरी दिखानी होती है। तो 3 महीने के मांग रहा, क्यों नहीं मांग रहा शुरुआत से, वही यहां पर है कि 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, बट टोटल एक्सपीरियंस उसे 10 साल का चाहिए। आप चाहें तो 5 साल को भूल जाइए, 10 साल का एक्सपीरियंस याद रखिए। वहां हमने प्राइवेट सेक्टर बैंक जो पढ़ी थी वहां पर 15 साल का एक्सपीरियंस था, ठीक है। अगर बात करें कि भाई ये प्रोवाइडिंग बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी टू पुअर एंड स्मॉल बिजनेसेस, जो क्षेत्र में स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं या रेडी वाले हैं, इन सबको छोटे छोटे बिजनेसेस में ये पैसा उधार देता है, ऐसे बैंक होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम से भी आपको समझ में आ रहा है, स्मॉल फाइनेंस, छोटा फाइनेंस करने का काम करते हैं। अगर किसी को हजारों करोड़ रुपए चाहिए तो वो आपका प्राइवेट बैंक के पास जाएगा, लेकिन अगर उसको कम पैसा चाहिए, कोई व्यापार करना चाहता है, मध्यम वर्ग का कोई व्यक्ति है या लोअर मिडिल क्लास का कोई व्यक्ति है, वो व्यापार करना चाहता है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास में जाकर के वो पैसा उधार ले सकता है। यहां पर हमने आपको बता दी है 75% पीएसएल की लिमिट इस पर रखी गई है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे जरूरी क्षेत्र हैं, उनमें अपने लोन का 75% लोन देना है उसे। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कोई कंपनी या कोई बैंक, क्योंकि हम बैंक पढ़ रहे हैं तो बैंक का एग्जांपल लेते हैं। बैंक जो है वो 150, हाँ जी, मान लेते हैं कि कोई बैंक है ना, और वो बैंक जो बैंक है वो अगर मान लीजिए प्रॉफिट उसका जो होता है, वो प्रॉफिट है उसका 150 करोड़ का, मतलब कि उसका टर्नओवर उसका 150 करोड़ का है, ठीक है। और इस 150 करोड़ को क्या वो बांट देगा? नहीं भाई, लोगों की सैलरी है, बिजली का बिल होता है, मार्केटिंग का खर्चा होता है एक बैंक का, तो उन सबके खर्चे भी तो काटेगा। तो मान लेते हैं कि 50 करोड़ उसका वो खर्चा था। अब जो बचेगा प्योर वाला, ये 100 करोड़ जो बचेगा, यही 100 करोड़ जो है वो पैसे जो है लोन के रूप में बांटेगा। लेकिन यहां पर उसे बर्डन डाला गया है कि जो आपके पास बचता है, जो लोन आप बांटेंगे, यानी 100 करोड़ रुपीज आप जो बांटेंगे, इसका 75 करोड़ रुपए आपको इस क्षेत्र में देना है पीएसएल में। और पीएसएल का मतलब होता है एग्रीकल्चर में देना है, इसका मतलब होता है एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, वीकर सेक्शन, ये सब इसमें क्षेत्र आते हैं, ठीक है। एजुकेशन भी इसमें है, तो ऐसे में ये वाले क्षेत्र में देना होता है, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि ये रेवेन्यू है, ये आपका एक्सपेंडिचर है, और ये जो बच रहा है जो 100 है, ये प्रॉपर जो इसका प्रॉफिट है, इसको बोलते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट।
आपके बैंकिंग के एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है ANBC क्या होता है। बाकी SSC CGL के कई बार प्रीलिम्स में ये सवाल आया है और बैंकिंग में IBPS PO में RRB में भी कई बार पूछा गया है ANBC का फुल फॉर्म क्या होता है। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ये वो क्रेडिट होता है जो बैंक के पास प्योर बचता है, जिसको वो लोन के रूप में बांट सकता है। ठीक है, ये 75% उसे देना ही होगा। क्यों देना होगा? क्योंकि ये बैंक बनाई गई स्पेशली निजी व्यक्तियों के द्वारा। कहां पर बनाए गए हैं ये? कहां पर? ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के लिए, छोटे। आगे अब यहां पर हम ये समझने वाले हैं कि फिलहाल अगर देखें तो कितने बैंक हैं। तो आपको हम जिस तरह से स्लाइड्स आपके लिए बना रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारा एक उद्देश्य और है कि आप जो लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर लेते समय ही आपको चीजें याद हो सके, इसीलिए उसी तरीके से हम इसको डिजाइन करते हैं। आप देख रहे हैं कि पीपीटी में हम एनिमेशन भी यूज कर रहे हैं। एनिमेशन लगाने में बहुत टाइम जाता है, पीपीटी को बनाने में बहुत टाइम जाता है। आप यकीन मानिएगा, एक पीपीटी जिसको हम लेक्चर को आपको डिलीवर कर रहे हैं, इस एक पीपीटी बनाने में भी बहुत सारा समय जाता है। तो भाई आप अगर ये चाहते हैं कि हम कंटिन्यूअस इस मेहनत को करते रहें आपके लिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को इधर उधर आप शेयर करिए, जिससे कि आप रीच बढ़ेगी, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, आपके लिए बेहतर से बेहतर और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश है आपको यहीं के यहीं याद हो जाए। तो उसी तरीके से हमने स्लाइड बनाई है। स्लाइड में हमने डाला है कि भाई हमारे फिलहाल स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने हैं। जनरली लोगों को एक दो बार में याद नहीं होते, बट आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। कितने हैं? तो देखिए, हमने स्लाइड में, पहली स्लाइड में 8 बता दिए, आगे की जो स्लाइड है उसमें 4 और आएंगे। टोटल हमारे 1 दर्जन यानी 12 हैं। 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है फिलहाल की डेट में। आगे कोई अपडेट होता है तो वो भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, कोई घटता है या बढ़ता है वो भी बता देंगे। आपसे बात करें कि स्मॉल फाइनेंस बैंक पहला जो भारत में बना 300 करोड़ की कैपिटल के साथ, वो पहला बैंक कौन सा था? तो भारत में पहला बैंक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब कैपिटल से कंफ्यूज मत करना, कैपिटल है नाम, स्मॉल फाइनेंस बैंक आगे लगाना पड़ेगा। देखिए, ये आरबीआई का रूल है कि कोई भी यदि स्मॉल फाइनेंस बैंक है और कोई भी नॉर्मल बैंक है, तो नॉर्मल बैंक को केवल अपना नाम लिखने की आवश्यकता है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक के लिए रूल है कि आपका पता कैसे चलेगा आप नॉर्मल बैंक हैं या छुटकू बैंक हैं। इसलिए आपको अपने नाम के आगे स्मॉल लगाना जरूरी है। पेमेंट्स बैंक में जो छोटे, इससे भी ज्यादा छोटे होते हैं, उनमें भी पेमेंट्स लगाना जरूरी है। जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक जो अब बंद हो गया, पेमेंट लिखा था ना, एयरटेल पेमेंट बैंक लिखा था ना, पेमेंट बैंक अगर नहीं लिखता है तो आरबीआई के रूल्स के खिलाफ होगा। ऐसा इसमें भी है। में भी सभी बैंकों के जो नाम होंगे, अब कैपिटल लिख देता कैपिटल बैंक, तो आप कहते तो नॉर्मल बैंक है, लेकिन अब आपको पता चल रहा है ना ये छोटा बैंक है। तो ये पहला बैंक है जो कि भारत में बनाया गया। पूछता है कब बनाया और कहां बनाया, तो याद रखेंगे 2016 में बनाया गया है, जालंधर पंजाब। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जालंधर पंजाब में बनाया गया पहला। एटलीस्ट याद रखना है कि पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कहां बना। तो पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना पंजाब के जालंधर में, और कब बना है? 2016 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बाकी बैंकों को भी जान लेते हैं कि बाकी बैंक कब और कहां बने हैं, उनका हेडक्वार्टर कहां है। तो आगे देखते हैं, अगला बैंक है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये जो बैंक बना है ये 2016 में बना है, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। बट आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप ये मत समझना कि ये और ये साथ में बने, नहीं। हमने डेट इसीलिए डाली है उसमें पहले वाले में क्योंकि वो पहले बना है, 24 अप्रैल 2016 को बना है जालंधर पंजाब में, वो पहला बैंक है। उसके बाद 2016 में बाद में जो बनते हैं वो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, 2016 में बनता है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये जो बनेगा इसका हेडक्वार्टर हमारे यूपी में ही है, और वाराणसी बनारस यहां पर इसका हेडक्वार्टर 2016 में ये बना है, यूपी में इसका हेडक्वार्टर है। जो लोग आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, यानी रीजनल रूरल बैंक्स की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ या क्लर्क की या एसओ की, उनके लिए बड़ा जरूरी सवाल है। एक्चुअल में एग्जामिनर ऐसी चीजों को ज्यादा पूछता है क्योंकि ये आपके एग्जाम से रिलेटेड ज्यादा है। तो आप याद रखिएगा, यूपी में कौन सा है? यूपी में है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर वाराणसी में है। आगे देखेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये जो बनता है 2017 में, जयपुर में इसका हेडक्वार्टर है। चौथे नंबर का हमने बैंक पढ़ लिया। टोटल कितने हैं? 12 हैं। आगे देखते हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 5वें नंबर का बैंक है और ये बनता है 2017 में, नवी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये बनता है
2017 में त्रिशूर केरला में इसका हेडक्वार्टर है। आगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 2017 में बनता है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। आगे फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि 2017 में बनता है, अहमदाबाद गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। ये तो रहे आपके 8 बैंक। बाकी अगली स्लाइड पर आपको 4 बैंक और मिलेंगे, तो फिलहाल फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा। ठीक है, इसमें एटलीस्ट फर्स्ट बैंक का नाम जरूर याद रखेंगे जो पहला बैंक बनाया गया है। बाकी आप याद कर सकते हैं, एक एक नंबर बड़ा जरूरी होता है। पूछ ही लेगा आपसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहां है और यह कब बनाया गया, तो सभी याद कर लेंगे भाई। उसके बाद आप नमे बैंक का बात करते हैं, यहां पर हमने स्लाइड में हाथ देखिए 9th में, यानी नमा बैंक जो है वो है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक और 2018 में बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक गुवाहाटी असम। और वैसे भी नॉर्थ ईस्ट आपको नाम पता चल रहा है, हमारा जो भारत का नक्शा है उसमें देखिए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ सीधे होता है, ईस्ट इधर, तो नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है उसी में असम गुवाहाटी में इसका हेडक्वार्टर है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये नए बने बैंक है, 2021 में बनाए जाते हैं। जसोला आप जानते हैं दिल्ली में है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है जसोला शिवालिक का। और यूनिटी बसंत विहार न्यू दिल्ली 2021। ये दोनों बैंक नए हैं। बाकी कोई नया बैंक अगर ऐड होता है तो हम आपको अपडेट दे देंगे, करंट अफेयर में बता देंगे। और जब कभी नेक्स्ट क्लासेस होंगी हमारी जो कि इसी बैंकिंग की फिर से कभी क्लास करेंगे तो अपडेट करके ही बताएंगे। बट ऐसा होना चाहिए आज की डेट में, तो भाई हमारी एकदम अपडेटेड है। आप कभी भी नया चेंज होता है तो बस अपने नोट्स में उसे ऐड ऑन कर लीजिएगा। फिलहाल हमारे 12 हैं। ठीक है, यहां पर स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात कर ली है। कितना पीएसएल का लिमिट है? 75%। ऊषा थोराट कमेटी याद रखना, उसकी सिफारिश पर बनते हैं। 2016 में पहला बैंक बनता है, ये याद रखिएगा। जालंधर पंजाब में बनता है। 300 करोड़ की कैपिटल चाहिए होती है, ये याद रखना। गरीब लोगों के लिए स्मॉल फाइनेंस जो होता है वो प्रोवाइड कराते हैं, छोटे छोटे बिजनेस के लिए पैसा प्रोवाइड इसमें करवाया जाता है। इसके जो ब्रांचेस मिलते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, कस्बे में ग्रामीण क्षेत्र में इनके ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे नॉर्मल। ठीक है भाई, यहां पर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। फिर भी यदि आपका कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद आप इस पर एक कमेंट कर दीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमेंट करके आप अपना सवाल पूछ लिए, हम आपको जवाब दे देंगे। ठीक है भाई, अगर यूट्यूब पर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए बेहतर से बेहतर और अच्छा कंटेंट लाने की। ठीक है, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा क्योंकि जिससे हमारे नए लेक्चर्स जो आते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर। टेलीग्राम पर डेली करंट अफेयर क्विज आपको क्विज की फॉर्म में मिलता रहेगा। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आने वाले समय में हम आपको वहां पर पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी पढ़ाते जा रहे हैं सबका पीडीएफ आपको मिलेगा, तो इसके लिए उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आप उस पर टेलीग्राम पर ऐट लगा करके रणधीर एजुकेशन आप सर्च करिएगा, ये हमारा लोगो आपको दिख जाएगा, वहां पर आप कर लीजिए। आप फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते हैं, जहां भी आप सर्च करना चाहते हैं ऐट रणधीर एजुकेशन करके आप सर्च कर सकते हैं। भाई बाकी भाई यहां पर तो आपका कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। और लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो